बच्चों नमस्कार, मैं अनूप शर्मा और आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, मैग्नेटिक फील्ड बाय मूविंग चार्ज। यानी जब कोई मैग्नेटिक यानी कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो हम लोगों ने पीछे देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब करंट क्या होता है? कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी चार्ज जब मूव करता है तो क्या फॉर्म होता है? करंट फॉर्म होता है। चार्ज मूव करेगा तो करंट फॉर्म होगा, करंट फॉर्म होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाय मूविंग चार्ज। तो यहाँ पे देखिए एक बात होती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, पहला पॉइंट, यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर स्टेशनरी चार्ज है, हम कहें कि चार्ज एट रेस्ट, तो अगर चार्ज होगा एट रेस्ट तो ये प्रोड्यूस करेगा केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरी बात ये है कि अगर मूविंग चार्ज है तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अब अगर यही चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट करना शुरू कर दे, यानी चार्ज पार्टिकल किसी एक्सेलरेशन से मूव करे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और कुछ अदर रेडिएशन भी यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। या जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सरेज। एक्सरेज क्या है? रेडिएशन है। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं 20,000 वोल्ट पोटेंशियल से। तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। उनमें से एक रेडिएशन तो आप जानते ही हैं, एक्सरे। तो ऐसे ही जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और कुछ रेडिएशन भी एमिट करेगा। लेकिन अगर स्टेशनरी चार्ज है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेंगे और एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इसके अलावा कुछ और भी रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगे। अब आगे हम लोग कि मूविंग फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी। तो यहाँ पे देखिए हमने आपसे बताया कि ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर नहीं चार्ज पार्टिकल हो गया और ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से और हम चाहते हैं इस r पोजीशन पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। r क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर और इस वेलोसिटी के बीच में देखिए एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है? थीटा। तो ये एंगल हो गया यहाँ पे थीटा। अब थीटा एंगल पे चार्ज भी यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन अगर इसको हम मूव करा दें इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, तो जब ये v वेलोसिटी से मूव करेगा तो मान लीजिए dt टाइम तक, यानी t टाइम तक अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करता रहा तो कितनी डिस्टेंस मूव कर गया? dl। और ये dl क्या हो जाना चाहिए? हम कहेंगे v dt। तो डिस्टेंस थोड़े से टाइम इंटरवल यानी dt टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस मूव कर गया? dl। और dl क्या हो गई? v dt। अभी जिस रास्ते पे ये मूव कर रहा है इसमें करंट फॉर्म होगा। कितना करंट फॉर्म होगा? तो यहाँ पे जो करंट फॉर्म होना चाहिए इक्विवेलेंट करंट, वो क्या होना चाहिए? Q अपॉन dt। तो Q अपॉन dt क्या हो गया? इक्विवेलेंट करंट। अब हम बायो-सेवर्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एलिमेंटल लेंथ ऑफ कंडक्टर और उसको हम लोग कहते हैं कि dB होगा। और dB क्या होता था? तो लिख रखा था हम लोगों ने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर लिखा था हम लोगों ने I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो यहीं पे हम लोग ये लिख दिया हम लोगों ने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
फिर आई की जगह पे क्या हो गया, Q अपॉन डी टी। dl को हम लोगों ने लिख लिया v dt, और ये रहा भाई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ dt और dt कैंसिल हो गया, तो यहां से मिल गया हमको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फिर ये हो गया भाई क्यू वी साइन थीटा, तो ये डी बी इज इक्वल हो गया भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फिर ये रहा भाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिली वो हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो गया क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड का हो गया मैग्नीट्यूड। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मूविंग चार्ज, उसका इतना सा मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो अभी हम लोग की रिक्वायरमेंट क्या है, मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब हम लोग को क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो अब हम लोग डायरेक्शन के लिए देखते हैं भाई। तो डायरेक्शन के लिए ये तो हटाया हमने यहाँ पे, और फिर देखिए हमने आपसे कहा कि ये भाई चार्ज पार्टिकल हो गया, पॉजिटिव चार्ज है, इधर मूव कर रहा है ये v वेलोसिटी से, और ये r डिस्टेंस होगी। यहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, एंगल कितना हो गया, थीटा। और हम लोगों ने जो यहाँ एक्सप्रेशन लिख रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फिर लिखा हम लोगों ने क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी को अगर हम r से मल्टीप्लाई कर लें और r से डिवाइड कर लें, तो r क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अब r पोजीशन वेक्टर हो गया, तो b यहाँ पे मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया q अपॉन आर क्यू, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। या कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए लिखेंगे हम v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, क्योंकि v क्रॉस r कितना होगा, v r साइन थीटा। तो मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बट डायरेक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस पोजीशन वेक्टर, v क्रॉस r। यानी वेलोसिटी की तरफ राइट हैंड की सारी फिंगर्स को रखेंगे, r की तरफ उन्हें नेचुरल टर्न देंगे, तो थंब बताएगा हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। यानी डायरेक्शन को हम डिफाइन करेंगे v क्रॉस r से। यहाँ ध्यान रखने वाली एक बात है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा, चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव होगा तो मैग्नेटिक फील्ड v क्रॉस r की, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल हमारा नेगेटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड v क्रॉस r की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय मूविंग चार्ज इज डिफाइंड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। If charge particle is positive, then magnetic field directed in direction of v cross r, and if charge particle is negative, then magnetic field directed opposite to direction of v cross r। उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इतनी बात क्लियर हो गई, तो फिर देखते हैं हम लोग, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने कहा था कि मूविंग चार्ज पार्टिकल जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो अब ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो इस r डिस्टेंस पे यहाँ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे इनटू द प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यहीं पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लें, यानी E अपॉन B कैलकुलेट करें,
तो ये हमें मिलेगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट v sin थीटा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं कि E/B इज इक्वल टू c² v sin थीटा। यानी स्पीड ऑफ लाइट हम लोग जानते हैं c इज इक्वल क्या होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ सेम चार्ज पार्टिकल है, सेम चार्ज, उसी चार्ज ने इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है r डिस्टेंस पे और इतनी सी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है इसी चार्ज ने। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें मिलता है c² v sin थीटा। c हो गया स्पीड ऑफ लाइट। अब ये भी पता है हम लोगों को कि कोई भी मासफुल पार्टिकल लाइट की स्पीड से नहीं चल सकता, यानी ये जो चार्ज मूव कर रहा होगा इसकी जो वेलोसिटी है वो लाइट के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल होगी। तो जब यहाँ पे v sin थीटा, जो v sin थीटा देख रहे हैं हम, ये v sin थीटा क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो फिर हम कहेंगे यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये बहुत बहुत ज्यादा होना चाहिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। तो सेम चार्ज है, जो चार्ज मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, बट उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बहुत लार्ज होगी एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सेम चार्ज। तो ये चीज इतनी सी क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाय रिवॉल्विंग चार्ज। तो देखिए जब कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होगा, अब यहाँ पे हमें एक ये सर्किल दिख रहा है और इस सर्किल की ये हो गई भाई रेडियस। अब इस रेडियस में अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो ये हो गया भाई चार्ज पार्टिकल, और कैसा है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो अपने इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, इस पॉइंट से बार बार क्रॉस होगा आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल, जिसे हम टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। अब टाइम पीरियड कह सकते हैं, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चलो और भी कह देते हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी है इधर ओमेगा। अब एक टाइम पीरियड के बाद जब यहाँ से ये क्रॉस कर रहा होगा तो इसके क्रॉस करने की वजह से इस पाथ पे करंट फॉर्म होगा, यानी इस डायरेक्शन में करंट फॉर्म होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो जो करंट फॉर्म होगा वो मोशन की डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं ये तो नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ जो करंट फॉर्म होगा वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो करंट भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव चार्ज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यानी पॉजिटिव डायरेक्ट चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसी डायरेक्शन में करंट फॉर्म होगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा तो जो करंट फॉर्म होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा तो जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज सेंस में प्रोड्यूस होगा। अब कितना होगा यहाँ पे चार्ज, तो चार्ज यहाँ पे Q गिवन है, चार्ज हो गया Q, और कितने टाइम के बाद वो अपने पॉइंट को रिट्रेस करेगा इनिशियल पोजीशन को, तो वो हो गया टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो करंट फॉर्म होगा वो करंट जो इक्विवेलेंट यहाँ फॉर्म होगा उसे हम कह सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। अब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो यहाँ Q ओमेगा अपॉन 2 पाई भी लिख सकते हैं। ये भी हो जाएगा चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज। अब ओमेगा होता है V बाई आर, तो इसको हम QV अपॉन 2 पाई आर भी लिख सकते हैं, जहाँ पे R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इतने फार्मूले हम इस्तेमाल कर सकते हैं
करंट के कैलकुलेशन के लिए अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो इनमें से ही कोई फॉर्मूला यूज होगा करंट के लिए। करंट क्या हो सकता है, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, या फिर चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, या फिर हम लिखेंगे क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, या हो सकता है क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। तो जब चार्ज यहाँ इस सर्किल में घूम रहा होगा तो ये क्या बन गई, रिंग। अब रिंग बन गई तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और कितनी होगी, तो हम लिखेंगे म्यू नॉट इंटू एक्टिवैलेंट करंट अपॉन 2R। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो होना चाहिए म्यू नॉट इंटू आई एक्विवेलेंट अपॉन 2R, जहाँ R क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ R होगी रेडियस। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो करंट भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड होगी। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो करंट किधर फॉर्म होगा, क्लॉकवाइज सेंस में। और अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को नेचुरल टर्न दें तो इससे पता चलता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए इनटू द प्लेन। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो उसके पाथ में करंट फॉर्म होगा, और उस करंट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन फॉर्मूलों से, करंट मिल जाएगा। और जब मूव कर रहा है तो लूप फॉर्म हो रहा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2R। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड बाई सर्कुलर आर्क। तो हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये किसी सर्किल का एक छोटा सा पार्ट है और इस पे इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। हम चाहते हैं कि इस सर्कुलर आर्क की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखिए, अगर इन एंड्स को हम ऐसे ज्वाइन कर लें तो ये किसी सर्किल का पार्ट हो गया। अब ये जिस सर्किल का पार्ट होंगे उसकी रेडियस क्या हो गई भाई, आर हो गई। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, तो इस एंगल को हमने कह लिया अल्फा। अब ये एंगल हो गया यहाँ पे भाई अल्फा, यानी ये सर्कुलर आर्क जिसकी रेडियस आर है वो अपने सेंटर पे एक एंगल फॉर्म कर रही है अल्फा, और हम चाहते हैं इस पार्ट की वजह से इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो किया क्या हमने, इसमें एक एलिमेंट ले लिया और इस एलिमेंट को हमने कह लिया भाई डीएल। तो ये हो गया डीएल वेक्टर और ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। जो पोजीशन वेक्टर है वो रेडियस के बराबर होगा। अब देखिए डीएल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल बनना चाहिए वो हो गया 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कि मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर ये होता आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो साइन 90 तो 1 हो गया, इधर लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया आई अपॉन आर स्क्वायर, और इस डीएल को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इस डीएल को इंटीग्रेट करते हैं, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ जो आर्क लेंथ है इसकी मान लिया हमने एल, रेडियस हो गई आर, तो एंगल क्या बनना चाहिए अल्फा, यानी इस आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है आर अल्फा। यानी इसको हम इंटीग्रेट करें आर्क पूरी लेंथ के लिए, तो ये जो पूरी लेंथ है आर्क की वो कितनी है आर अल्फा। तो हमने लिमिट में यहाँ लिख दिया 0 से आर अल्फा। तो मैग्नेटिक फील्ड मिल गई हमको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और फिर हो गया ये आर अल्फा। इस आर अल्फा से एक आर तो कैंसिल होगा, और कैंसिल होने के बाद जो एग्जैक्ट फॉर्मूला हमें मिला
वो मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। अब ये जो अल्फा दिख रहा है, ये अल्फा क्या है? कहेंगे यही तो है एंगल फॉर्म बाय सर्कुलर आर्क ऑन इट्स सेंटर। तो ये जो अल्फा बन रहा है, इस अल्फा को हम लोग रेडियन में इस्तेमाल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती रहेगी। अब ये चीज आपके समझ में आ गई है, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। यानी अभी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा वह है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये हो गया अल्फा। अब ये जो अल्फा है वो होना चाहिए इन रेडियंस। रेडियन का मतलब हो गया भाई इन टर्म ऑफ पाई, यानी इन टर्म ऑफ पाई। पाई के टर्म में हमें इनको लिखना होगा। अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे मिल गया सेमी सर्कुलर रिंग, यानी कोई हाफ रिंग है जो हमें मिल गई। अब इस हाफ रिंग की जो रेडियस है वो हो गई आर। ये जो रिंग है अपने सेंटर पे एंगल बना रही है पाई, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? पाई। अब करंट इस पे देखो ऐसे ही घूम रहा है आई, तो डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड के फिंगर्स को जैसे करंट घूम रहा है ना, ऐसे ही आप टर्न कीजिए तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। यानी इस सेमी सर्कुलर रिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगी, यानी इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। और होगी कितनी? तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। लेकिन अब देखिए ये अल्फा है और अल्फा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? पाई, तो हम लिख देते पाई। अब पाई से पाई कैंसिल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। और डायरेक्शन के लिए इनवर्ड, तो आप यहाँ पे इनवर्ड का सिंबल बना देंगे। तो इस तरीके से पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी और कितनी होगी। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास में जो रिंग है ये हाफ रिंग भी नहीं है, ये तो क्वार्टर रिंग है। अब अगर ये क्वार्टर रिंग है और ऐसे इस पे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये तो हो गई भाई इनकी रेडियस, और यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म होगा? अल्फा, और अल्फा कितना हो गया भाई? पाई बाई 2। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए था? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और फिर अल्फा। ये अब तो अपना फार्मूला हो गया। यहीं पे अगर हम लिखें म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और अल्फा की जो वैल्यू है वो है पाई बाई 2, वो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे पाई बाई 2, तो पाई से पाई कैंसिल और मैग्नेटिक फील्ड मिल गई म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए 1/4 रिंग के लिए। अब यहाँ पर भी डायरेक्शन करंट घूम रहा है ऐसे, तो इस तरीके से डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे और ये भी किधर होगी? इनवर्ड। तो उम्मीद है कि ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो फिर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं छोटा सा। अब यहाँ पे आगे देखिए ये कंप्लीट रिंग है। यहाँ जैसे ही हम आ गए और यहाँ हमें मिल गया भाई कंप्लीट रिंग एक ऐसी बनी हुई है। अब ये जो कंप्लीट रिंग यहाँ पे बनी हुई है, इसमें अगर हम लोग देखें और कह दे कि ये ऐसे करंट इस पे फ्लो कर रहा है, तो ये हो गई भाई करंट की डायरेक्शन आई, फिर ये हो गई इसकी रेडियस आर। अब यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू होगी वो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 2 पाई। अब यहाँ अगर अल्फा की वैल्यू हो गई 2 पाई, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर में हम लिखते B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और अल्फा को लिख दिया हमने 2 पाई, अपॉन में लिख लिया 4 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये कंप्लीट रिंग होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और अगर ऐसे घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं थोड़ा कुछ और। अब मान लीजिए रिंग तो है हमारे पास में, लेकिन उस पे मल्टीपल टर्न है।
यानी इस तरीके से इस पे बहुत सारे टर्न हो गए, यानी n लिख दिया हमने, तो n क्या हो गए इसमें, नंबर ऑफ टर्न। अब एक टर्न में कितना करंट होगा, I, n टर्न है तो टोटल करंट यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो गया Ni। मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने क्या लिखी थी, म्यू नॉट अपॉन 2r, लेकिन I की जगह पे क्या लिखेंगे, Ni। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे मल्टीपल टर्न वाली जो रिंग होगी उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए, आज का एक छोटा सा टॉपिक था, समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि आप इससे कुछ आपको हेल्प मिलेगी। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।